जरा सोचिए, एक ऐसे टॉप सीक्रेट मिशन के बारे में जो अगर कामयाब हो जाता तो शायद भारत का इतिहास ही कुछ और होता। एक ऐसा मिशन जो कामयाबी के बिल्कुल करीब था, पर फिर कुछ ऐसा हो गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो चलिए आपको ले चलते हैं सीधे साल 2005 में। महीना था जून और जगह दिल्ली। दिल्ली की एक बहुत ही उमस भरी रात और एक होटल का कमरा जो बाहर से देखने में बिल्कुल आम सा था, लेकिन उस कमरे के अंदर जो हो रहा था वो बिल्कुल भी आम नहीं था। कमरे के अंदर का माहौल देखिए। हवा में एक अजीब सा तनाव है जिसे आप महसूस कर सकते हैं। एक तरफ भारत का एक टॉप स्पाई और दूसरी तरफ दो खूंखार गैंगस्टर। मेज पर नक्शे फैले हैं, तस्वीरें हैं और चल रही है एक बहुत बहुत बड़े ऑपरेशन की फाइनल ब्रीफिंग। दांव पर सब कुछ लगा था और ठीक उसी वक्त जोरदार धमाके की आवाज आती है। कमरे का दरवाजा टूटकर अंदर गिरता है और हथियारबंद पुलिस की टीम अंदर घुस आती है। बस एक पल में सालों की जो प्लानिंग थी, एक ऐतिहासिक मिशन, वो सब कुछ बिखरने की कगार पर आ खड़ा हुआ। तो उस कमरे में आखिर हो क्या रहा था और ये मिशन इतना जरूरी क्यों था, ये समझने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। हमें मिलना होगा इस कहानी के मुख्य टारगेट से, एक ऐसा नाम जो भारत में आतंक का दूसरा नाम बन चुका था। 257 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन 257 बेकसूर लोगों की गिनती है जिनकी जान 1993 के मुंबई बॉम्ब धमाकों में चली गई थी। और इन सारे धमाकों के पीछे सिर्फ एक मास्टरमाइंड था, दाऊद इब्राहिम। अब धमाकों के बाद हुआ ये कि दाऊद तो भारत से भाग निकला और उसे पनाह दी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने। वो कराची में बैठकर ऐश कर रहा था। भारत सरकार उस सबूतों के डोजियर पे डोजियर भेजती रही, लेकिन पाकिस्तान का जवाब हमेशा की तरह साफ इनकार। इससे भारतीय खुफिया एजेंसियों में एक गहरी निराशा फैल रही थी। अब ये तो साफ हो चुका था कि भाई डिप्लोमेसी यानी कूटनीति के रास्ते दाऊद को वापस लाना नामुमकिन है। और इसी निराशा के माहौल में एक शख्स था जो इस कहावत में यकीन रखता था। एक ऐसा जासूस जो जानता था कि कुछ दुश्मनों से निपटाने के लिए कभी-कभी नियमों को ताक पर रखना पड़ता है। उनकी सोच कागजी कार्रवाई से कहीं आगे की थी। और वो शख्स थे अजीत डोभाल। हाँ, उस समय वो IB के डायरेक्टर पद से ऑफिशियली रिटायर तो हो चुके थे, लेकिन कहते हैं ना, उनके जैसे लोग कभी रिटायर नहीं होते। उनका पूरा करियर ही आउट ऑफ द बॉक्स सोच के लिए जाना जाता था, नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए। और पता है, वो काफी लंबे समय से दाऊद को दबोचने का एक बहुत ही दाधाड़ प्लान बना रहे थे। तो चलिए अब सीधे उस दुस्साहसी प्लान में गोता लगाते हैं जिसे डोभाल ने रिटायरमेंट के बाद भी एक्टिवेट कर दिया था। देखिए, खुफिया एजेंसियों को एक बात बहुत अच्छे से पता थी कि दाऊद की एक ही कमजोरी है, उसका परिवार। और 2005 की गर्मियों में उन्हें एक ऐसा सुनहरा मौका हाथ लगा जिसका वो सालों से इंतजार कर रहे थे। खबर बिल्कुल पक्की थी। दाऊद अपनी बेटी की शादी के रिसेप्शन के लिए 23 जुलाई को दुबई के ग्रैंड हयात होटल में आने वाला है। ये वही मौका था जिसका इंतजार पूरा देश 1993 से कर रहा था। पर एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। भारत सीधे सीधे दुबई की जमीन पर कोई मिलिट्री ऑपरेशन तो कर नहीं सकता था। जरा सोचिए, अगर भारतीय कमांडो वहां पकड़े जाते तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात होती। और बस यहीं पर काम आया अजीत डोभाल का तेज दिमाग। उन्होंने सोचा, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त। अगर हम खुद हमला नहीं कर सकते तो क्यों न किसी ऐसे को इस्तेमाल किया जाए जो दाऊद से उतनी ही नफरत करता हो जितनी हम करते हैं। और वो शख्स कौन था? छोटा राजन। एक वक्त था जब वो दाऊद का राइट हैंड हुआ करता था, लेकिन 1993 के धमाकों के बाद वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। दाऊद ने तो साल 2000 में बैंकॉक में उसे मरवाने की पूरी कोशिश भी की थी, जिसमें वो बस बाल बाल बचा। उस दिन के बाद से राजन की जिंदगी का बस एक ही मकसद था, दाऊद की मौत। मतलब इस मिशन के लिए उससे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। तो अब देखिए, प्लान बिल्कुल सीधा और साफ था। IB ने छोटा राजन से कांटेक्ट किया, जो फौरन तैयार हो गया। उसने अपने दो सबसे भरोसेमंद शार्प शूटर्स को इस काम पर लगाया, विकी मल्होत्रा और फरीद तनाशा। इन दोनों को 3 हफ्ते की स्पेशल स्नाइपर ट्रेनिंग दी गई और दुबई के नकली पासपोर्ट भी बनवा दिए गए। तो अब वापस चलते हैं दिल्ली के उसी होटल के कमरे में और देखते हैं कि कैसे ये इतना परफेक्ट प्लान एक ही झटके में तबाह हो गया। अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट सुनिए।
जिस समय डोभाल की टीम अपने मिशन को अंजाम देने की आखिरी तैयारी कर रही थी, ठीक उसी वक्त मुंबई पुलिस की एक टीम, जिसे इस सीक्रेट ऑपरेशन के बारे में भनक तक नहीं थी, वो एक वसूली के मामले की जांच कर रही थी। और उस केस में नाम किसका था? विक्की मल्होत्रा का। मतलब दो अलग अलग एजेंसियां एक ही आदमी के पीछे, पर दोनों एक दूसरे से पूरी तरह बेखबर। तो मुंबई पुलिस ने विक्की का फोन ट्रैक करना शुरू किया और उसकी लोकेशन उन्हें सीधे दिल्ली के उसी होटल तक ले आई। और फिर डीसीपी धनंजय कमलाकर की टीम ने उस कमरे पे छापा मार दिया। और अंदर उन्हें क्या मिला? देश के फॉर्मर आईबी चीफ 2 गैंगस्टरों के साथ। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। देश की 2 बड़ी एजेंसियां आमने सामने खड़ी थीं और दोनों को ही नहीं पता था कि दूसरी टीम क्या कर रही। डोभाल ने मुंबई पुलिस को बहुत समझाया, उन्हें बताया कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। उन्होंने कमिश्नर मीरा बोरवणकर को भी फोन लगाया, लेकिन जब कमिश्नर ने मुंबई में आईबी के एक सीनियर ऑफिसर से इस बारे में पूछा तो उन्होंने ऐसे किसी भी ऑपरेशन के होने से साफ इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि ये मिशन इतना सीक्रेट था कि उस सीनियर ऑफिसर को भी इसकी कोई जानकारी ही नहीं थी। तो इसके बाद क्या हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, ये मिशन आखिर फेल हुआ तो हुआ कैसे? क्या ये एक गलती थी या फिर गद्दारी? नतीजा ये हुआ कि मुंबई पुलिस ने विक्की मल्होत्रा और फरीद तनाशा दोनों को गिरफ्तार कर लिया। ऑपरेशन दाऊद, जो सालों की मेहनत का फल था, उसने वहीं दम तोड़ दिया। और 23 जुलाई को दाऊद अपनी बेटी के रिसेप्शन में आया और आराम से सुरक्षित वापस चला गया। भारत के हाथ से एक बहुत बड़ा, एक सुनहरा मौका फिसल गया। अब इस पूरी नाकामी को लेकर 2 थ्योरीज सामने आती हैं। पहली थ्योरी कि ये एक बहुत बड़ी दुखद गलती थी जिसमें मुंबई पुलिस तो बस अपना काम कर रही थी। लेकिन दूसरी थ्योरी, जिसे उस समय के होम सेक्रेटरी आर.के. सिंह ने भी हवा दी, वो ये थी कि मुंबई पुलिस में कुछ लोग दाऊद के पेरोल पर थे और ये छापा अपने बॉस को बचाने के लिए जानबूझकर की गई एक साजिश थी, एक गद्दारी थी। खैर, इस घटना के बाद हुआ ये कि दोनों शूटर तो जेल चले गए। फरीद तनाशा की बाद में हत्या भी हो गई। छोटा राजन को 2015 में इंडोनेशिया से गिरफ्तार करके भारत लाया गया और अजीत डोभाल, वो आगे चलकर भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने। और हाँ, जब अजीत डोभाल से कभी इस ऑपरेशन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बड़े ही शांत अंदाज में जवाब दिया, मैं तो उस दिन अपने घर पे फुटबॉल मैच देख रहा था। अब इस एक लाइन ने इस पूरी कहानी को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना दिया। तो सच चाहे जो भी हो, एक दुखद गलती या फिर एक सोची समझी गद्दारी, नतीजा एक ही निकला। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन आजाद था और आज भी है। और ये सवाल आज भी वहीं का वहीं खड़ा है, क्या वो कभी न्याय के कटघरे में आ पाएगा?